हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्वागत है अपना अपनी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंटेलिजेंट एग्ज़ाम क्रैकर आईसी एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त और आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिकॉज़ जो आपको पता ही है 10th क्लास के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है ये वीडियो। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक बनिए रहिए और इसको अच्छी तरह से सुनते जाइए। उम्मीद है बिफोर प्रोसीडिंग इन दिस वीडियो, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स प्रोसीड। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, दैट इज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो पिक द आइटम्स दैट इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। आपको फ्रेंड्स देखना है, जो ये यहाँ पे ये आइटम्स दिए गए हैं, चार ऑप्शंस है, इनमें से आपको बताना है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है, ये वाला नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम में क्वेश्चन अच्छी तरह से देखिएगा। ये जो है नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, हमें ये नहीं देखना है नेचुरल रिसोर्स कौन है, हमें देखना है कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है इनमें से। सो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड। और रिसोर्स को हम जनरली क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में, एक है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो है जो कुदरती बना हो, और मैन मेड रिसोर्स वो है जो इंसान बनाता है, कोई भी चीज़ उसको हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्स। सो आपको इनमें से देखना है इनमें से नेचुरल रिसोर्स कौन है। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला ऑप्शन है दैट इज सॉइल। आपको पता ही है सॉइल तो अल्लाह ने बनाई है, नेचर ने बनाई है। सो ये इंसान ने तो नहीं बनाई है। वाटर भी नेचर ने बनाया है, एयर भी नेचर ने बनाया है, और लेकिन इसमें एक ही चीज़ है जो इंसान ने बनाई है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक सिटी। सो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। दूसरा क्वेश्चन जो है दैट इज द मोस्ट रैपिडली विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज। फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स है। आपको पहले पता होना चाहिए इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है। विंडलिंग मतलब होता है वो रिसोर्स दैट इज डिस्ट्रॉइंग और दैट इज गेटिंग वैनिश्ड रैपिडली। कोई भी चीज़ जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही हो उसको हम कहते हैं विंडलिंग। और हमें देखना है ये चारों जो है, ये दीज आर द नेचुरल रिसोर्स, इनमें से हमें देखना है वर्ल्ड में कौन सी चीज़ है जो जल्द जल्द ख़त्म हो रही है। अगर हम कहेंगे वाटर की बात, वो तो आपको पता ही है, मोर देन 70% जो है वर्ल्ड में वो है वाटर। सो वाटर तो नहीं हो सकता है। अगर विंड की बात करेंगे, विंड इज़ ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्स अबंडेंटली प्रेजेंट। सनलाइट का तो किसी को पता ही नहीं है कितनी है और कितनी रहेगी, ये तो क़यामत तक चलती रहेगी। लेकिन अब इसमें जो एक रिसोर्स है जो अगर इंसान ने सबसे ज़्यादा ही ज़्यादा यूज़ किया तो वो ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ द फॉरेस्ट्स। सो इसका आंसर आएगा बी पार्ट, फॉरेस्ट्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज़ द मोस्ट appropriate definition of a natural resource is that it is a substance commodity that is। आपको बताना है एक नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है। वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कॉमोडिटी है, वो क्या होती है, प्रेजेंट ओनली ऑन लैंड, जो सिर्फ ज़मीन पे पाई जाती है,
a gift of nature which is very useful to mankind, एक कुदरत का एक तोहफा है। a man made substance, नेचुरल रिसोर्स एक इंसान ने बनाया हुआ एक चीज़ है और इंसान का एक बनाया हुआ चीज़ है, या अवेलेबल ओनली इन फॉरेस्ट्स, ये यहाँ नेचुरल रिसोर्स उस चीज़ को कहेंगे जो सिर्फ फॉरेस्ट में प्रेजेंट हो। सो अगर आप हमें पता है नेचुरल रिसोर्स, जो भी चीज़ कुदरत ने बनाई उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। सो इस ऑब्जेक्टिव का हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। लैंड भी नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट भी नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन मैन मेड तो ये नहीं है, उसको मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। सो ये गलत है। सो इसका जो आंसर आएगा सो वो है ए गिफ्ट ऑफ नेचर, ये एक कुदरत का तोहफा है विच इज़ वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड, जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। सो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द मेन कॉज फॉर द एबंडेंट क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया इन द रिवर गंगा इज। आपको पता ही है जो दरियाई गंगा है उसमें जो है एक बैक्टीरिया हो जिसकी ज़्यादा वहाँ पे क्लोरीफाज, जिसकी वहाँ पे ज़्यादा ही एबंडेंस, उसकी ज़्यादा ही वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। वो क्यों हो रही है? उस बैक्टीरिया की इंक्रीज़, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो भी है उनकी बैक्टीरिया की वहाँ पे क्यों हो रही है ज़्यादा पॉपुलेशन उस पानी में? वो गंदा पानी क्यों हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा? आपको पता ही है जो बैक्टीरिया होता है दीज एक्ट एज द डिकम्पोजर्स। सो जहाँ पर भी कहीं पे इसको क्या हो, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर फराम हो, जो इसको मैसर हो कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, सो ये उस पे उसको डिकम्पोज करते हैं। सो जनरली इसकी पॉपुलेशन भी उससे ज़्यादा हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं अगर हम जो इमर्शन ऑफ एशेस डालेंगे तो उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर होता ही नहीं, वो तो ख़त्म हुआ होता है। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, अगर हम कपड़े वहाँ पे धुले जाते हैं इसीलिए वहाँ पे जो साबुन होती है वो चली जाती है, उससे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है। या डिस्चार्ज ऑफ द एफ्लुएंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रो इंडस्ट्रीज, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज होती है वहाँ से जो डिस्चार्ज आते हैं केमिकल्स, उससे उसका ग्रोथ हो जाता है। या डिस्पोजल ऑफ अनबर्नड कॉर्पसेस इनटू द वाटर, या कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ या जिसको हम कहेंगे डेड बॉडीज़, अगर उनको डायरेक्ट पानी में डाला जाए बिना जलाए तो उनसे क्या हो जाएगा? जनरली है उनसे, चाहे वो इंसान की हो जानवर की हो, जब उसे वो ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है, दैट इज़ द ऑर्गेनिक इन नेचर। सो जितना वहाँ पे ये कोई भी जानवर कोई भी ऑर्गेनिक थिंग जाएगी तो उससे क्या हो जाएगी, वहाँ पे यूट्रॉपिक हो जाएगी वहाँ पे उनकी। सो जनरली वहाँ पे ज़्यादा डिकम्पोजर्स आएंगे। सो इस बैक्टीरिया की वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा आबादी बढ़ेगी। सो हम कहेंगे डिस्पोज ऑफ द अनबर्नड कॉर्पसेस इनटू वाटर। पांचवा ऑब्जेक्टिव है द pH ऑफ द वाटर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम ए रिवर वाज फाउंड टू बी एसिडिक इन रेंज ऑफ 3.5 to 4.5। देखिए भाई, आपको याद रखना है कि जो बहुत ही कम pH हो that is considered as the pH below 6.5, that is considered, या 7 हम कहेंगे, उससे कम जो होता है that is the acidic pH। इससे ज़्यादा अगर हो जाए that is the basic pH। सो हमें क्या याद रखना है, जो एसिडिक पीएच है, जनरली हमने कोई भी अब सैंपल लिया रिवर में से, उसका पीएच है 3.5 to 4.5, यानी ये रेंज आता है 3.5.4.5। ये रेंज किस में आता है? ये रेंज आता है, ये रेंज जनरली आता है किस में? ये रेंज आता है एसिडिक में। सो हमें क्या बताना है, द एफिलेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टरीज इज मोस्ट लाइकली टू कॉज फॉर लवरिंग पीएच। इनमें से हमें बताना है पीएच किससे ज़्यादा कम हो जाएगा। आपको पता ही है जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं दीज और दे, ये तो होते हैं इसमें ये बने होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सो दैट इज़ द बेस, उससे
pH क्या हो सकता है, मैंने अभी बोला 7 इज द normal range, 6.5 to 7 this is the amphoteric range, and above it is basic and below this is acidic. so अगर वहाँ पे बेस ज़्यादा हो जाएगी तो ये हो जाएगा pH ज़्यादा. इनमें बताना है pH किससे ज़्यादा ही कम हो जाता है, किससे हो जाएगा कम pH, इससे भी कम 3.5 या 4.5 से भी कम. सोप्स और डिटर्जेंट से तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये इनमें होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इससे भी प्लास्टिक कप जहाँ पे बनाए जाते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री, इन सब में से क्या निकलेगा बेसिक प्रोडक्ट. सो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा इंक्रीज पीएच. क्या हो जाएगा, इन सब सभी चीज़ों से हो जाएगा जो पीएच है दैट विल इंक्रीज. सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ लेड मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज, क्योंकि आपको पता ही है बैटरीज जो बनाते हैं, चार्जिंग बैटरी जो होती हैं इन्वर्टर की या बाकी बैटरीज, उनमें से पता ही है आपको, उनमें से लगता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो जितना एसिडिक की कंसनट्रेट ज़्यादा रिलीज हो जाएगा वहाँ पे पीएच उसका उतना ही डाउन हो जाएगा. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको आप याद रखिएगा. So now next objective, the pH range most conducive for the life of the freshwater plants and animals के लिए कौन सा pH ज़्यादा है. अभी ही मैंने बोला जो pH रेंज किस में हो, जो pH 6 से कम हो यानी कि 7 से नीचे नीचे आता हो वो होता है एसिडिक pH. सो इससे आगे जो बढ़ता हो that is the more than this, उसको हम कहते हैं बेसिक. सो हमें बताना है pH जो हमें होता है 7 जो होता है वो होता है एम्फोटेरिक. 6 to 7 इट इज़ एम्फोटेरिक. हमें बताना है अब द pH रेंज मोस्ट कंडक्टिव. जाहिर सी बात है प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रोथ तभी हो जाएगा जब उनको ना तो ज़्यादा बेसिसिटी मिलेगी या तो ज़्यादा एसिडिटी मिलेगी, यानी कि वो उनका ग्रोथ हो जाएगा बेस्ट किस में, एम्फोटेरिक कंडीशन में 6 to 7. सो यहाँ पे 6 to 7.5 या 7 वो कौन आता है, 9 जो होता है वो तो ज़्यादा बेसिक है, 3.5 to 5. ये भी तो है बेसिक है, ये एसिडिक है. 2.0 to 3.5 ये भी तो एसिडिक ही है. 6.5 to 7.5 जो अभी मैंने बोला 7 होता है एम्फोटेरिक. सो 6.7 to 7.5 दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट pH. सो इसका आंसर जो आएगा दैट इज द ए पार्ट 6.5 to 7.5. दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको बताना है जो नॉलेज ऑफ द 3 R's होते हैं, जो हम 3 R's वो करते हैं यूज़, उनका मायने क्या होता है. रिसाइकल, रीजनरेट, रीयूज़, रिड्यूस, रीजनरेट, रीयूज़, रिड्यूस, रीयूज़, डिस्ट्रीब्यूट, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़. आप खुद इसका गेस लगा सकते हैं. सो आई होप कि आप इसका आंसर मुझे दोगे. इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किसको आएगा. ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे. 7वां जो है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे. अब 8वां क्वेश्चन है given below are a few statements related to biodiversity, pick those that correctly describes the concept of biodiversity. आपको बताना है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको बताना है आपको बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है बायोडाइवर्सिटी होती है स्पीशीज़ रिचनेस. जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हो कहीं पे एनिमल्स की, प्लांट्स की, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. सो हमें पता है ये भी पता है हमें सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पे देखी जा रही है, वो है फॉरेस्ट्स में प्रेजेंट होती है. द मोस्ट abundant biodiversity is in forests. सो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अब हम देखेंगे इनमें से आंसर क्या आएगा. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना. आपको पता ही है फ्लोरा pertains to plants and fauna pertains to animals. फाना होता है एनिमल्स एंड फ्लोरा होते हैं प्लांट्स. आपको बताना है बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या होता है.
refers to different species of flowers and fawns। अगर आपको याद ही होगा, ये इस वाले ऑब्जेक्टिव में कह रहा हूँ, ये वाले ऑब्जेक्टिव आजकल आते हैं, वो नहीं आते। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला कौन सा आंसर है। अब ये वाला ऑब्जेक्टिव होता है जो अप्रोप्रिएट एग्जाम, इसमें हमें 2-3 देखने होते हैं स्टेटमेंट्स, कौन से ठीक है या कौन से गलत है। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आज पूछे जाते हैं ज़्यादातर। सो हमें बताना है बायोडाइवर्सिटी। पहला तो ठीक है, दूसरा क्या है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू ओनली फ्लोरा ऑफ गिवन एरिया। सिर्फ प्लांट्स को हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ द ग्रेटर इन ए फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में होती है, ये तो अभी मैंने बोला, ये तो ठीक है। सो हमें 2 स्टेटमेंट्स ठीक आ गई। अब है इसके बाद, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज लिविंग इन एन एरिया। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे इंसानों की आबादी कितनी है या जानवरों की आबादी कितनी है, कैट्स की आबादी कितनी है, डॉग्स की आबादी कितनी है, सो वो होती है पॉपुलेशन जब हम एक स्पीशीज़ की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है स्पीशीज़ रिचनेस, जो बहुत सारी स्पीशीज़ हो। सो हमारा जो आंसर है वो है 2 स्टेटमेंट्स ठीक, पहला वाला और तीसरा वाला। अब देखो पहला वाला और तीसरा वाला किस स्टेटमेंट में है। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। सो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज द सी पार्ट। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज द 9th ऑब्जेक्टिव। Among the statements given below, select the ones that are correctly described the concept of sustainable development. Sustainable development क्या होती है? Sustainable development होता है judicious use of the resources. Judicious use of the resources. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्स को अच्छी तरह से यूज़ करना, यूटिलाइज करना, ताकि हम अपनी और अपनी आने वाली जो नस्ल है, एक तो हम अपनी भी फुलफिल नीड कर सकें और अपनी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए भी हम क्या करें, उनके लिए भी हम रिसोर्स को बचा के रखें। तो हमें देखना है इसमें वंस दैट और कलेक्टिव डिस्क्राइब। अब हमें इसमें भी देखना है कौन सी स्टेटमेंट है जो इस को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है प्लानेट ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट। हमें इस तरह से ग्रोथ करना है, ये ग्रोथ नहीं है बढ़ना, बल्कि हमें इसका मतलब है, ग्रोथ का मतलब यहाँ पे हमें इस तरह से ज़िंदा रहना है, हमें इस तरह से अपनी लाइफ को मेंटेन करना है ताकि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो जाए। ग्रोथ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड टू द एनवायरनमेंट। ग्रोथ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डैमेज कॉज्ड टू द एनवायरनमेंट। हमें ये ग्रोथ हमें करना भी है, लेकिन ऑफ द एक्सटेंट, लेकिन हमें इस पे भी नज़र रखनी है कि ज़्यादा डैमेज ना हो जाए किसको, हमारे इसको जो हमें ग्रोथ करना है। लेकिन हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी, होने दो ये डैमेज, एनवायरनमेंट को इसकी परवाह नहीं करनी है। तीसरा है स्टॉपिंग ऑल डेवलपमेंट वर्क। हमें डेवलपमेंट ही नहीं करनी है, एनवायरनमेंट को बचाना, लेकिन डेवलपमेंट नहीं करनी है। क्या ये भी ठीक है? ग्रोथ दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स। लेकिन हमें इस तरह से बढ़ना है आगे कि हमें हर एक स्टेक होल्डर मतलब होता है हर एक जो भी प्रजाति है, चाहे वो जानवर है, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, कोई कीड़ा भी है, लेकिन हमें सब का ख्याल रखना है। अब हमें बताना है इसमें से कौन कौन से ठीक पार्ट्स है। एक तो प्लानेट यूज़, ये तो ठीक हो गया। और मुझे लग रहा है जो ग्रोथ इर्रेस्पेक्टिव, ये तो नहीं है, हमें डेवलपमेंट को ख़त्म करना है। ये भी ठीक नहीं है कि हमें डेवलपमेंट करना है, एनवायरनमेंट को ख़त्म करना है। ग्रोथ दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, ये वाला भी ठीक है। सो 1 and 4, ये वाला 1 and 4 जो होगा वही आंसर है, वही पार्ट आंसर है, एंड दैट इज़ द ए पार्ट, दैट इज़ ए पार्ट। सो इसका आंसर जो है दैट इज़ द ए पार्ट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज़ इन आवर कंट्री वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड एंड अ सिंगल स्पीशीज ऑफ प्लांट इज कल्टिवेटेड, दिस प्रैक्टिस प्रमोट्स। हमारी कंट्री में क्या होता है, फॉरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा एरिया ख़त्म किया जाता है
फिर वहाँ पे किसी एक प्लांट की स्पीशीज़ को उगाया जाता है और उसी की कल्टीवेशन की जाती है, या किसी एक क्रॉप की कल्टीवेशन की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। बायोडाइवर्सिटी अभी हमने बताया जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हो वो तो एक ही स्पीशीज़ है, सो दिस इज़ रॉन्ग। हमें देखना भी है इनमें से कौन सा है, दिस इज़ रॉन्ग। दूसरा है ग्रोथ ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट, उससे फॉरेस्ट का ग्रोथ हो जाएगा नहीं, वहाँ तो एक ही प्लांट है। प्रिजर्व द नेचुरल इकोसिस्टम इन द एरिया, उससे नेचुरल इकोसिस्टम बचेगा नहीं, बचेगा। सो उससे क्या हो जाएगा? मोनोकल्चर इन एन एरिया, उससे मोनोकल्चर हो जाएगा। मोनो होता है सिंगल, और एक ही कल्चर हो जाएगा, एक ही स्पीशीज का कल्चर हो जाएगा, यानी कल्टीवेशन हो जाएगी। आई होप यू आर इंजॉइंग दिस लेक्चर। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, और इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। Now it is the 11th objective. A successful forest conservation strategy should involve. अगर हमें एक सक्सेसफुल फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी अपनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स इन द हाईएस्ट लेवल। क्या हमें सिर्फ हाईएस्ट लेवल, यानी हाईएस्ट लेवल में कौन आते हैं? लायंस, जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, उन्हीं को हमें बचाना है। उससे सारी बायोडाइवर्सिटी बचेगी, फॉरेस्ट कंजर्व हो जाएगा। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ ओनली कंज्यूमर्स, या सिर्फ हम कंज्यूमर्स को बचाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ ओनली हर्बीवोर्स, या सिर्फ हर्बीवोर्स को बचाएंगे। या कंप्रहेंसिव प्रोग्राम्स टू प्रोटेक्ट ऑल द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, या ऐसे प्रोग्राम्स को हम करेंगे, ऐसे प्रोग्राम्स हम मेंटेन करेंगे जिससे हमारे जो सारे फिजिकल होते हैं, जो नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स लाइफ होती है, वो बच जाए। सो सक्सेसफुल फॉरेस्ट कंजर्वेशन कब हो जाएगी? स्ट्रेटजी वही होगी जिसमें हम बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों को बचाएंगे। सो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। 12वां क्वेश्चन है द इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट की मैसेज क्या थी? इसका आंसर भी आप सिंपल से मुझे क्या करोगे? कमेंट करोगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। In our country, there are attempts to increase the height of several existing dams like Tehri and the Almaty dams across the Narmada. Choose the correct statements among the following that are consequences of raising the height of the dams. हमें बताना है जो हमारी कंट्री है यहाँ पे बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं। डैम क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है, ये बहुत सारा लैंड जो ये होता है वाटर बॉडी का एरिया कलेक्ट, यहाँ पे वाटर कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको उसकी हाइट मेंटेन की जाती है और उस पानी को फिर छोड़ा जाता है। नीचे टरबाइन्स लगे होते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, एक तो उस डैम और पानी को हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट के लिए भी, एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सो हमारी कंट्री में कुछ जो है इंडिया में कुछ ऐसे डैम्स बनाए गए हैं जो तहरी और अलमटी डैम्स हैं, जो नर्मदा के आसपास बनाए गए हैं। आपको बताना है जो ये इनकी हाइट ज़्यादा की गई है, यानी कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की हाइट को बढ़ाया गया है, उससे क्या मतलब असरात पड़ सकते हैं वो हमें देखना है। इसका क्वेश्चन तो आप आंसर खुद लाओगे, 12 का, 13 का देखेंगे हम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड फौना ऑफ द एरिया इज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। जो इसका कोस्टल एरिया पे टेरेस्ट्रियल फ्लोरा होगा, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिसलोकेशन ऑफ द पीपल, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और डोमेस्टिक एनिमल्स के समेत। वायलेबल एग्रीकल्चरल लैंड जो होगा दाएं बाएं आसपास जो कोस्टल एरिया में वहाँ पे लैंड एरिया होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। इट विल जनरेट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल, इससे लोगों के लिए क्या रोज़गार बढ़ेगा? वो तो बढ़ने का चांस ही नहीं है इंडिया में किसी भी तरीके से। सो इसका जो आंसर है दिस इज़ रॉन्ग। सो ये तीनों जो है स्टेटमेंट्स ये करेक्ट है। अब देखो ये तीनों स्टेटमेंट किस में हैं? पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। जिसमें तीनों होंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वही इसका आंसर है। सो इसका आंसर है बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन है एक्सपेंड द टर्म एब्रीवेशन। आपको बताना है एब्रीवेशन जो है गैप क्या होता है? GAP, GAP स्टैंड्स फॉर, गैप क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर। ये आप खुद करके लाओगे। ठीक है, ये भी आप, इस वाले को भी मैंने छोड़ दिया,
चिपको मोमेंट की मैसेज को भी मैंने छोड़ दिया, इस वाले को भी मैंने छोड़ दिया। ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब 15वां ऑब्जेक्टिव जो है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो जाएगी लेकिन जब हम साथ साथ में एनवायरमेंट भी कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक, हाँ ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंकरेजेस डेवलपमेंट फॉर करंट जनरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, एक तो डेवलप करना है इसको प्रेजेंट जनरेशन को और बचा के रखना फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट कंसिडर द व्यू पॉइंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किसी का ख्याल नहीं रखती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ लॉन्ग प्लानड एंड परसिस्टेंट डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर अपनाया जाए तो ये सबसे अच्छा तरीका है और हमेशा रहने वाली जो है यानी कि जो है एक कंसेप्ट है, लॉन्ग ठीक कंसेप्ट है लेकिन इससे सोसाइटी को हमेशा के लिए फ़ायदा मिल सकता है। ये इट इज़ द लॉन्ग टर्म प्लान। सो यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें स्टेक होल्डर्स का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन आएगा, वो है सी पार्ट। सो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। ठीक है। अब 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। इनमें से बताना है नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है। मैंगो ट्री ये नेचुरल रिसोर्स है, हमें क्या बताना है, नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। सो ये भी नहीं आएगा। स्नैक सांप ये भी नहीं आएगा, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। विंड भी नेचुरल रिसोर्स है। सो इसमें आएगा वुडन हाउस, जो लकड़ी का मकान होगा वही होगा इसमें, नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, जो मैन मेड रिसोर्स होगा। ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें बताना है फॉरेस्ट के मतलब कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से बताना है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट्स हैव ग्रेटर प्लांट डाइवर्सिटी। फॉरेस्ट्स डू नॉट कंजर्व सॉइल। फॉरेस्ट्स कंजर्व वाटर। जब भी कोई भी ऑब्जेक्टिव करना हो तो उसमें ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने का। एलिमिनेशन मेथड क्या है, जो जो गलत हो उनको बाहर निकालो, फिर अगर आपको लगता है दो ठीक है उनमें से फिर देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है। सो हम देखेंगे सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें देखना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है। सो पहले देखेंगे हम ठीक स्टेटमेंट कौन है, क्योंकि चारों में से तो एक ही रॉन्ग निकालना है। फॉरेस्ट कंजर्व वाटर, फॉरेस्ट कंजर्व वाटर करते हैं ये तो ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट, फॉरेस्ट से हम बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं ये भी तो ठीक है। फॉरेस्ट्स हैव ग्रेटर प्लांट डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट में बहुत सारे ज़्यादा प्लांट्स होते हैं ये भी ठीक है। फॉरेस्ट्स डू नॉट कंजर्व सॉयल, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें पता है फॉरेस्ट से ही कंजर्व सॉयल होती है। सो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सी पॉट। फॉरेस्ट्स डू नॉट कंजर्व सॉयल, फॉरेस्ट्स तो सॉइल को बचाते हैं सॉइल इरोजन से, लेकिन ये कहता है नहीं बचाते हैं। सो इसका आंसर कौन आएगा, फॉरेस्ट डू नॉट कंजर्व सॉइल। अराबरी फॉरेस्ट्स ऑफ बंगाल इज डोमिनेटेड बाय, आपको बताना है जो अराबरी फॉरेस्ट्स है बंगाल के उनमें से सबसे ज़्यादा किसकी वहाँ पे प्लांट कौन सा वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है या जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, वो है साल ट्रीज़। ठीक है। अगर आपको यहाँ का बताया जाएगा तो यहाँ पे पाइनस और देवदार है जंगलों में ज़्यादा, वहाँ पे है साल ट्री। सो ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लीटेड ड्यू टू, आपको बताना है ग्राउंड वाटर किस से नॉट डिप्लीटेड, ग्राउंड वाटर जो है ज़मीन के नीचे जो पानी है वो किस से ख़त्म नहीं होगा। एफॉरेस्ट्रेशन से वो ख़त्म हो जाएगा, क्या ख़त्म हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट से क्या वो ख़त्म हो जाएगा, लॉस ऑफ फॉरेस्ट्स एंड डिक्रीजेड रेनफॉल इससे क्या ख़त्म हो जाएगा, क्रॉपिंग ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स वो किस किस चीज़ से ख़त्म हो जाएगा। आपको पता ही है किस किस चीज़ से
विल नॉट बी डिप्लीटेड, किससे नहीं ख़त्म हो जाएगा। हमें पता ही है जितने हम फॉरेस्ट्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बारिश होगी और इतने ही जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मेंटेन रहेगी। सो इसका आंसर रहेगा एफॉरेस्टेशन। थर्मल पावर प्लांट से तो हम पानी निकालते हैं बाहर, सो उसमें ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, ये तो गलत है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट्स एंड डिक्रीज रेनफॉल, जितनी फॉरेस्ट्स ख़त्म हो जाएंगे रेनफॉल कम हो जाएगी, ग्राउंड वाटर तो खुद ब खुद कम हो जाएगा, ये भी गलत है। क्रॉपिंग ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉपिंग ऑफ हायर वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, अगर हम वो पौधे लगाए जो पानी का ज़्यादा यूज़ करे उससे भी तो इससे क्या असल गलत पड़ेगा, उससे भी इसकी लेवल कम हो जाएगी। ठीक है, अब 20 वाला क्वेश्चन जो है वो है अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इज ड्यू टू। अपोजिशन, जो लार्ज डैम्स हम करते हैं उनके खिलाफ कौन क्यों अपोजिशन होती है? क्योंकि सोशल रीज़न से, ये तो अभी हमने देखा, क्योंकि सोसाइटी का ख़त्म हो जाता है, फैमिलीज़ को जो वहाँ पे रहते हैं या डोमेस्टिक लाइफ उनको वहाँ से जाना पड़ता है। इकोनॉमिक रीजंस, उससे भी हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है। एंड एनवायरमेंटल रीजंस, एनवायरमेंट पे भी उसका गलत असर पड़ता है। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ एबो। अब इसके बाद है क्वेश्चन, खादीज, बंडीज, आहार्स एंड कटास आर द एंशिएंट स्ट्रक्चर्स दैट आर एग्जांपल्स फॉर द ग्रेन स्टोरेज, वुड स्टोरेज, वाटर हार्वेस्टिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन। ये होता है मेथड्स ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग। पुराने ज़माने में किस तरह से पानी को बचाया जाता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको बचाया जाता था फिर यूटिलाइज किया जाता था, ये उसी के तौर तरीके थे। पिक द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स विच है नो फॉसिल फ्यूल। आपको बताना है इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। अगर आप देखोगे ए पार्ट, विंड तो नेचुरल है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। ओशन भी नेचुरल है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, लेकिन कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल। दूसरा पार्ट, सो ये नहीं है। हमें देखना है वो पार्ट जिसमें कॉम्बिनेशन कोई फॉसिल फ्यूल ना हो। कैरोसिन जो है फॉसिल फ्यूल है, विंड नहीं है, टाइड नहीं है, सो ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक फॉसिल फ्यूल आ गया। विंड, वुड, सन। विंड है, वुड है, सन है, लेकिन पहले हम डी पार्ट देखेंगे। पेट्रोलियम, वुड, सन। सन नेचुरल है, वुड नेचुरल है, लेकिन पेट्रोलियम तो जो है ये फॉसिल फ्यूल है, सो ये भी आंसर नहीं आएगा। सो कौन रह गया आप? विंड, वुड, सन, इनमें से कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है, सो सी पार्ट इसका आंसर आएगा। सिलेक्ट द इको फ्रेंडली एक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग। इको फ्रेंडली होता है फ्रेंड्स, पहले आपको ये जानना होगा इको फ्रेंडली क्या होता है। इको फ्रेंडली होता है वो एक्टिविटी जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे कोई बुरा असर ना पड़े, उसको हम कहते हैं इको फ्रेंडली एक्टिविटी। सो हमें देखना है इनमें से कौन सा इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है। यूजिंग कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जब हम कार से जाते हैं तो पोल्यूशन होती है, ये तो इको फ्रेंडली नहीं है। यूजिंग पॉलीथीन बैग, जब हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं ये भी तो इको फ्रेंडली नहीं है। यूजिंग डाइज फॉर कलरिंग क्लोथ्स, ये भी तो नहीं है। यूजिंग विंड मिल्स टू जनरेट पावर फॉर इरीगेशन, जब हम विंड मिल का यूज़ करेंगे इरीगेशन पावर के लिए, पावर जनरेशन के लिए, सो वो है इको फ्रेंडली टेक्निक, उससे पोल्यूशन नहीं होती है। सो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। दिस वॉज ऑल अबाउट, सो फ्रेंड्स this was all about today's lecture, and you can share this. If you really enjoy this, you can share it with your dear ones, and especially with the 10th class students. This is the most appropriate and this will boost their knowledge. So last way, I kindly request you to follow my channel Intelligent Exam Cracker, and this is the key for today's questions. Thank you. Thanks for watching this lecture. Thank you. Thank you once again. Kindly like, share, and subscribe. Don't forget to press the bell icon. Thank you. Assalamu alaikum.